नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं दिव्य प्रकाश दुबे का एक उपन्यास जिसका नाम है शर्तें लागू। उपन्यास सुनने से पहले हमारा चैनल कहानी मिनट 2 पाई 9 0 को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो उपन्यास की ऑडियो सुनना चाहते हैं। और आप अपना मनपसंद उपन्यास भी कमेंट कर सकते हैं जिसकी ऑडियो बुक आप चाहते हैं, वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। पहली कहानी का नाम है दे लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर। तुम मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? इतना फासला क्यों आने दिया तुमने? सब तुम्हारी गलती है। मुझे गलत करते हुए न रोकना भी तुम्हारी ही गलती है। कोई कॉलेज में बोल ही नहीं सकता कि हम कभी लड़ भी सकते हैं। आज हालात ये हैं कि हम एक ही घर में अलग सोते हैं। मेरा टिफिन अलग आता है, तुम अपना खाना अलग बनाती हो। प्रीति, हम इसलिए तो घर से नहीं भागे थे, हमने इसलिए तो शादी नहीं की थी। याद है तुम्हें थोड़ा भी? जिस दिन हमने पहले बच्चे का नाम सोचा था तुमने उसको आने ही नहीं दिया। करियर इतना इंपॉर्टेंट होता है क्या, बताओ? मेरा सर दर्द से फट रहा है और तुम दूसरे कमरे में गजल सुन रही हो। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन तुमसे तलाक नहीं ले सकता। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम न हो। एक बार फिर से सोच लो ना, तुम क्या हो गया है तुम्हें? अभिषेक ने एक पन्ने पर 6 अगस्त 2012 की तारीख लिखी और सोने की कोशिश करने लगा। मैंने फासला नहीं बनाया है, बल्कि हमेशा तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश में ही शादी के बाद 4 साल गुजार दिए। तुम्हें ये बात पता है कि मैं कितना भी कम खाना बनाऊं तो भी ज्यादा बन जाता है। फिर भी तुमने अपने लिए टिफिन लगा लिया। तुम्हें मालूम है कि सुबह की पहली चाय बनाने में मुझे बहुत आलस आता है। फिर तुम कैसे सुबह उठ के नाप से केवल अपने लिए चाय बना लेते हो और हमेशा कहते हो मैं कोशिश नहीं करती। बार बार झूठे इल्जाम लगाते हो। बच्चा ही शायद हमें अलग होने से बचा सकता था। जैसे ही मैं मां बनी तो तुम क्यों ये बोलने लगे कि बाप बनने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। वो हमारा बच्चा था अभिषेक। कितनी आसानी से तुमने बोल दिया था। अभी तुम बाप नहीं बन सकते। तुमने चाहे जितना भी बुरा किया हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन जिंदगी का नहीं सोच सकती और इसके जिम्मेदार तुम हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं सुसाइड करने जा रही हूं। शायद मेरे बात तुम समझ पाओ कि जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया था वो तुम्हारा थोड़ा प्यार तो डिजर्व करती ही थी। मैं जा रही हूं और मुझसे दूसरी दुनिया में भी कभी मत मिलना। लव यू अभिषेक। डायरी में इतना लिखने के बाद प्रीति ने सामने टेबल पर अपनी एक पुरानी फोटो को देखा। अपने पर्स से सल्फास की शीशी निकाली, गजल की आवाज थोड़ी बढ़ा दी ताकि अगर सल्फास खाकर वो तड़पे भी तो अभिषेक को पता न चल पाए। शीशी खोल के डालने ही वाली थी, इतने में अभिषेक दरवाजे पर आकर चिल्लाया, थोड़ा धीमे बजाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। प्रीति ने बिना कुछ बोले आवाज कम कर दी और बिना तारीख डाले डायरी के पन्ने को दोबारा देखा और शीशी को अलमारी में बंद कर दिया। वो अपने तड़पने की आवाज अभिषेक को सुनाना नहीं चाहती थी। फ्लैशबैक। अभिषेक और प्रीति मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार मिले थे। दोनों में शुरू के 2 साल कुछ ज्यादा बातचीत नहीं थी। तीसरे साल में जब दोनों एक साथ कॉलेज की लिटरेरी कमेटी में आए तब पता चला उन दोनों को कि वे दोनों ही लिखते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में लिखने वाले लोग अक्सर कम ही होते हैं, इसलिए जो थोड़े बहुत लिखने वाले होते हैं उनकी केमिस्ट्री तुरंत मैच कर जाती है। बातें किताबों से शुरू होती थीं और उनके कैरेक्टर्स पर खत्म। वो जो एक दूसरे से सीधे नहीं बोल पाते थे, किसी किताब में कोई ना कोई कैरेक्टर वह बात बोल देता था। दोनों को कई बार एक दूसरे से जो बोलना होता था वे किताब में निशान लगाकर बता दिया करते थे। हालांकि प्रीति को किताब में पेन से निशान लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था और अभिषेक ने पेंसिल से लिखना कब का छोड़ दिया था। प्रीति इस बात से बहुत नाराज होती थी कि अभिषेक किताब में भी पेन से निशान लगा देता है। इस बात से अभिषेक को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अक्सर ही कहता था, एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, बार बार क्या मिटाना। क्यों, गलतियां भी जो लिख दी वो लिख दी। अभिषेक, हाँ और क्या, ज्यादा से ज्यादा पन्ना फाड़ के फेंक दिया। हर पन्ना रफ नहीं होता, हर पन्ना फाड़ा नहीं जा सकता। इतना कहकर प्रीति हर बार चुप हो जाती। तुम ज्यादा ही फिलोसॉफिकल हो जाती हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो मैडम। इंजीनियरिंग पढ़ने आई हो, लिटरेचर नहीं। अभिषेक हर बात इसी लाइन से खत्म करता। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कोई लड़का नोट्स बना रहा है तो उसको सच्चा इंजीनियर नहीं बोला जा सकता। कभी कभी लगता है अगर कॉलेज में लड़कियां न होती तो कभी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई नोट्स बन ही नहीं पाता, जैसा हर लड़की के साथ होता है। जैसे जैसे वो करीब आती है उसकी टोका टाकी बढ़ जाती है।
एक दिन ऐसा भी आता है जब हॉस्टल जाने से पहले वो बाय के साथ टेक केयर भी बोलने लगती है। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठाने लगती है। पेपर में पहले से ही नोट्स की एक फोटोकॉपी बना के रखती है। ये सभी प्यार, फ्रेंडशिप जैसी चीज के सिम्टम्स हुआ करते हैं। प्यार लड़के की तरफ से और फ्रेंडशिप लड़की की तरफ से। ज्यादा लिटरेचर पढ़ने का एक नुकसान यह भी है कि कभी अगर आपको किसी को बोलना पड़े कि आपको प्यार हो गया है, तो आप पढ़ी हुई सैकड़ों प्रेम कहानियों में प्यार का इजहार कैसे किया गया है, इसके रिसर्च स्कॉलर तो बन जाएंगे, लेकिन वो एक तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे जिससे सामने वाला समझ भी जाए और मना भी न कर पाए। इसीलिए इंजीनियरिंग के दिनों का सबसे बड़ा डर प्लेसमेंट नहीं, लड़की की ना हुआ करता था। सखैर, इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रीति चूंकि लखनऊ की थी, तो दिवाली की छुट्टी से पहले अभिषेक ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि उसको कुछ काम है लखनऊ में, तो क्यों ना दोनों साथ में ही बस में चले चलें। प्रीति को भी सही लगा। इसी बहाने वो कुछ और टोकाटाकी कर पाएगी। दुनिया के 100% इंजीनियर जिंदगी में पहली बार किसी लड़की का हाथ बस में ही पकड़ना सीखते हैं और 99% पहला किस भी बस में करते हैं। ऐसी ही किसी छुट्टियों से पहले, ऐसे ही किसी शहर में किसी काम के बहाने जाने से पहले, ऐसा ही कुछ अभिषेक और प्रीति के साथ हुआ। बस रात के 11:30 बजे लखनऊ पहुंची। उसने जाने से पहले न अभिषेक को बाय बोला, न ही हमेशा की तरह टेक केयर का कोई SMS किया। प्रीति को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि वो ये सब कैसे कर सकती है। उसने छुट्टियों भर अभिषेक का कोई फोन नहीं उठाया। छुट्टियां 6 से 7 दिनों की ही थीं। छुट्टियों से आते ही अभिषेक गुस्से में मिलने आया। क्या नाटक है ये सब प्रीति, फोन भी नहीं उठा सकती तुम? आई एम सॉरी, प्रीति बिना आंख मिलाए अभिषेक से बोली। अभिषेक बहुत कुछ बात करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने खराब तबीयत का बहाना बना दिया। रात में 2 बजे अभिषेक को SMS मिला। मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में और मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं सकता। प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप। आई लव यू, ऑलवेज योर्स प्रीति, टेक केयर। अभिषेक को समझ आ गया था ये नॉर्मल टेक केयर नहीं है। पढ़ने वाली लड़कियों अक्सर प्यार को शुरुआत में गलती ही मानती हैं। यह लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वह लड़की को ज्यादा दिन इसको गलती मानने से रोक ले, और ठीक यही अभिषेक ने किया। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई लव यू अभिषेक। मालूम नहीं हम कभी मिलेंगे या नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है तुम सब सही कर लोगे। प्रीति अपनी डायरी में लिख के सोने की कोशिश करने लगी। आज है द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई लव यू प्रीति। आगे चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अभिषेक ने एक पन्ने पर लिखा और उस पन्ने को संभाल के रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। फ्लैशबैक, मैरिज। प्रीति चूंकि घर की बड़ी लड़की थी, तो उसको प्यार करने का हक नहीं था। यह वह बात थी जो मां रोज फोन पर समझाती थी। अभिषेक चूंकि ब्राह्मण था, तो श्रीवास्तवों में शादी कर नहीं सकता था। ये बात उसके घर वाले रोज उसको समझाते थे। अक्सर खींचकर अभिषेक प्रीति को बोलता कि हम सभी सरनेम की बजाय नेम के हिसाब से क्यों नहीं जी सकते। जिस दिन भी हम केवल नेम के हिसाब से जीना शुरू कर दें, तो दुनिया की उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी। केवल हमारे नाम काफी क्यों नहीं होते? कभी कभी लगता है दुनिया नेम के आगे लगे सरनेम में बंटी हुई है। यह सुनकर प्रीति कुछ बोल नहीं पाती थी, बस हाँ हूं करके बात खत्म कर दिया करती। यह ऐसे करना है, वह वैसे करना है, केवल इसलिए क्योंकि आप फलाने पांडे के घर या ढिमका श्रीवास्तव के यहां पैदा हुए हैं। हमें क्या मतलब है? सैकड़ों सालों से क्या होता आया है? अभिषेक प्रीति से बोला। दोनों ने न जाने कितनी पुरानी धारणाएं और रिश्तों को तोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली। जैसा कि अक्सर होता है, दोनों के घर वाले नहीं माने। जब भी कोई इंटरकास्ट शादी करता है, तो दुनिया की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभिषेक यही मानता था, और अभिषेक और प्रीति ने शादी करके दुनिया की उम्र बढ़ा दी। दोनों की जॉब लग चुकी थी, तो दोनों पर घर वालों के मानने न मानने का ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। अभिषेक, जो पहले प्रीति की एक फोन कॉल से झट से उठ जाता था, अब उठने में टाइम लगाने लगा। रोज सुबह कम से कम आधा घंटा प्रीति उसको उठाती, तब जाकर वो उठता। प्रीति को उसको उठाने में मजा आता। यही हाल प्रीति का था। रात में अभिषेक उसका सर तब तक सहलाता जब तक वो सो नहीं जाती। सुबह अभिषेक को उठाते वक्त प्रीति वही सोचती थी जो अभिषेक रात में प्रीति को सुलाते वक्त सोचता। दोनों के ऑफिस के रास्ते एक ही थे। अभिषेक ने लोन पर एक बाइक ले ली और प्रीति ने महीने भर में छोटी छोटी चीजों से घर ऐसा सजाया कि लगता ही नहीं था कि शादी को इतना कम समय हुआ है। कई बार दोनों को यह भी लगता कि एक दूसरे के बिना वे अभी तक रह कैसे रहे थे। अभिषेक के वे दोस्त जिनकी गर्लफ्रेंड थी, या प्रीति की वे दोस्त जिनके बॉयफ्रेंड थे,
वे लोग इनके घर अक्सर आने लगे। कई बार तो यूं भी होता कि किसी कपल में लड़ाई हो जाती तो अभिषेक और प्रीति मिलके सुलझाते और चौंकते कि प्यार में लोग लड़ते क्यों हैं। दोनों को देखकर कई और लोगों ने शादी की हिम्मत कर ली थी, वरना इंजीनियरिंग कॉलेज में अक्सर होता यह है कि लोग प्यार करने की हिम्मत तो कर लेते हैं लेकिन शादी की नहीं कर पाते। कई बार अपनी वजह से तो कई बार अपने सरनेम की वजह से। फ्लैशबैक। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। शादी के शुरू के 1-2 साल सब सही रहा। अभिषेक का बहुत मन था कि वो बाहर से मास्टर ऑफ साइंस करे। उसका जीआर स्कोर भी बहुत अच्छा आया था, स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। लेकिन शादी वादी के चक्कर में वह ये सब कुछ सोच ही नहीं पाया था। यह बात इतनी बड़ी तो नहीं थी लेकिन उसको खटकती थी। हालांकि दोनों शादी से बहुत खुश थे। अक्सर ही दोनों वही शर्त लगाते थे जो दुनिया का करीब करीब हर लड़का, हर पति एक बार जरूर लगाता है। लड़की होगी ना लड़का, एकदम तुम्हारे जैसा। देख लेना मिस्टर अभिषेक, नेहा नाम रखेंगे वैसे भी लड़की ही होगी। क्यों नेहा क्यों, बहुत ही कॉमन नाम है। प्रीति ने ऐतराज किया। तुमसे पहले नेहा नाम की ही लड़की थी ना, उससे शादी तो हो नहीं पाई तो कम से कम नाम तो रख लूंगा। अच्छा जी, तो ठीक है, पहला लड़का होगा तो क्षितिज, दूसरा होगा तो मोहित, तीसरा होगा तो गौरव एंड सो ऑन। कहकर प्रीति जोर से हंसने लगी और अभिषेक थोड़ा सीरियस होकर बोला लगा, प्रीति मुझे बच्चा चाहिए। और प्रीति की आंखों में उनका होने वाला बच्चा ढूंढने थोड़े दिन दो, मुझे 1 साल में करियर सेट हो जाएगा। एक यही बात थी जिससे अभिषेक चिढ़ता था। प्रीति को भी बोलने के बाद लगा कि करियर वगैरह सब लगा रहेगा। शादी के 2 साल हो गए हैं, बच्चा कर लेते हैं। लेकिन यह बात उसने अभिषेक को कभी बताई नहीं। प्रीति जब बहुत खुश होती थी तो घर केक लेकर आती थी, वो भी बिना अभिषेक को बताए। यह सरप्राइज का तरीका पुराना था लेकिन अभिषेक अभी भी वैसे ही सरप्राइज होता था जैसे कि प्रीति पहली बार केक लेकर आई हो। यही एक तरीका अभिषेक को भी आता था सरप्राइज देने का। उस दिन तो गजब ही हो गया। दोनों एक एक केक लेकर आए थे। पहले तुम अभिषेक, नहीं पहले तुम बताओ क्या सरप्राइज है। अभिषेक ने जोर दिया, नहीं पहले तुम बताओ, कहीं तुम्हें डॉक्टर ने फोन तो नहीं कर दिया। व्हाट डू यू मीन डॉक्टर, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कभी कोई पापा नहीं बुलाता ना, तो बस आगे ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पापा बोलने वाला बच्चा आने वाला है, आदत डाल लो। इतना कहकर प्रीति अभिषेक से जाकर लिपट गई और बाहर बरसात का कुछ पानी दोनों की आंखों में आ गया। मैं तो भूल ही गई, तुम केक क्यों लेके आए थे? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही यार, बहुत दिन हो गए थे। अभिषेक, तुम कुछ भी छुपा नहीं पाते, फिर कोशिश क्यों करते हो? चलो बताओ। मेरा MIT के 1 ईयर प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। पूरे बैच में सबसे कम उम्र का मैं ही हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभिषेक, तुमने बताया नहीं, फॉर्म कब भरा? मुझे लगा था अभी 1 साल तुम भी अपना जॉब सेट कर रही हो, इतने में मैं कोर्स खत्म कर लेता हूं। कॉलेज से ही मेरा यही सपना था, MIT। लेकिन अब कैसे तुम्हें छोड़ के जा पाऊंगा? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभिषेक ने बात जारी रखते हुए कहा। मैंने उस दिन बोलने के बाद सोचा, तुम्हारा इतना मन है हमारे बच्चे के लिए, तो सोचा करियर वगैरह है तो बनता रहेगा। क्या पता बच्चे के बहाने ही सही हमारे पेरेंट्स फिर से मिल पाए हमें। इतना बोल के प्रीति रोने लगी और अभिषेक ने उसको गले लगा लिया। अगले दिन अभिषेक ने पूरे 3 साल बाद मां को फोन किया और बच्चे के बारे में बताया। मां बहुत खुश हुई और 10 बातें बताने लगी। कैसे बहू का ख्याल रखना है, भारी सामान नहीं उठाना है, घर का कोई काम नहीं करना है, और फोन रखने से पहले बोलने लगी कि उसको बहू का ख्याल रखने के लिए आकर ले जाए। ऐसा लगा ही नहीं 3 साल से बात नहीं हुई थी। ये पहली ऐसी बात थी जिस पर दोनों परिवार खुश थे। 2-3 दिन तक तो अभिषेक बहुत खुश रहा। अब MIT की फीस जमा करनी थी और वो सोच नहीं पा रहा था, वो नहीं रहेगा तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, और अगर वो नहीं जाता तो उस सपने का क्या जो सालों से उसको बेचैन करता था। इसी बेचैनी में उसने घर आकर प्रीति को कहा, प्रीति पता नहीं मैं तुमसे ये सब कैसे कह पाऊंगा। क्या हुआ बोलो? प्रीति प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या हम बच्चा बाद में प्लान कर सकते हैं? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब यह कि MIT जाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे करियर के लिए, मैं ये पोस्टपोन नहीं कर सकता। बच्चा तो हम 1-2 साल बाद भी प्लान कर सकते हैं। प्रीति बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। और मेरा करियर इंपॉर्टेंट नहीं था अभिषेक, वह बात नहीं है। फिर क्या बात है? यही ना, लड़की का कोई करियर नहीं होता, ऑफिस में काम तो केवल लड़के करते हैं। फिर दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को यही समझाने की कोशिश करते रहे कि तुम समझ ही नहीं रहे हो और तुम समझ ही नहीं रही हो। दोनों शादी के बाद से
पहली बार आज अलग सोए। अभिषेक ने अगले दिन फिर अपने MIT वाले सपने की बात लॉजिकल तरह से समझाने की कोशिश की और प्रीति ने बच्चे वाली बात इमोशनल तरह से। बात पहले कभी इतनी बिगड़ी नहीं थी कि वे दोनों सीख पाएं कि मनाते कैसे हैं। हफ्ते भर बाद एक दिन रात में प्रीति की तबीयत बहुत खराब हुई। उसको भयंकर ब्लीडिंग हो रही थी। दोनों में अभी भी बात नहीं हो रही थी। प्रीति से जब सहा नहीं गया तो उसने अभिषेक को जगाया। अभिषेक बहुत घबराया प्रीति के लिए और उससे ज्यादा अपने बच्चे के लिए। जब तक डॉक्टर आया बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी। डॉक्टर आने के बाद बहुत गुस्सा हुआ कि अगर बच्चा गिराना ही था तो कम से कम किसी से कंसल्ट तो करना था। उल्टी सीधी दवा खाने से ज्यादा नुकसान हो सकता था। अभिषेक को यह बात पता ही नहीं थी। इस बार प्रीति ने अभिषेक के सपने को लॉजिकल मानते हुए उसको MIT जाने के लिए आजाद कर दिया था। अभिषेक का सर दर्द से फट रहा था। घर आते ही, किससे पूछ के दवा खाई तुमने और बताया भी नहीं? वो हमारा बच्चा था। तुमने अकेले कैसे फैसला कर लिया? तुम्हारे लिए ही किया मैंने ये सब। तुम जाओ, अब बनाओ अपना करियर, जाओ, हट जाओ। तुमने बताया क्यों नहीं प्रीति? अभिषेक इतनी जोर से कभी नहीं चिल्लाया था। क्या बताती कि मैं बच्चा मारने जा रही हूं? इतना कहकर प्रीति रोने लगी। मैंने लास्ट वीक ही अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया था। फिर प्रीति बहुत देर तक पता नहीं क्या बोलती रही और अभिषेक बहुत देर तक रोता रहा। फ्लैशबैक, डिवोर्स। अभिषेक बिना पिए प्रीति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और प्रीति पिए हुए अभिषेक को। दोनों अब ऑफिस से अलग अलग आने लगे थे। जब पति पत्नी कम लड़ते हैं उसका एक नुकसान यह भी होता है कि वे एक दूसरे को मनाना, माफ करना नहीं सीख पाते। कुछ ऐसा ही हुआ इन दोनों के साथ। किसी को यकीन ही नहीं आता था अभिषेक और प्रीति भी कभी एक दूसरे से अलग रहने का सोच सकते हैं। डिवोर्स के केस में कुछ था नहीं। जिस अभिषेक को प्रीति प्यार करती थी वो बच्चे बच्चे के साथ ही मर गया था और जिस प्रीति को अभिषेक प्यार करता था उसने अभिषेक के बच्चे की जान ली थी। ऐसा नहीं था कि प्रीति और अभिषेक ने कभी कोशिश नहीं की सब सही करने की, लेकिन कभी कभी बड़ी चीजें समझने के चक्कर में छोटी चीजें रह जाती हैं। अभिषेक कभी यह नहीं भूल पाया कि प्रीति ने अकेले यह फैसला कैसे ले लिया और प्रीति यह नहीं भूल पाई कि घर में केवल अभिषेक का करियर ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के ऑफिस में भी इसका असर पड़ा। जो अभिषेक कभी किसी पर चिल्लाता नहीं था, एक दिन अपने जूनियर की एक गलती पर इतना चिल्लाया कि पूरा ऑफिस इकट्ठा हो गया। वो डांटते हुए बार बार यही बोल रहा था कि एक बार पूछा भी नहीं तुमने, कैसे अपने आप सब कर दिया। यह बात उसने इतनी बार दोहराई कि ऐसा लगा अपने जूनियर से नहीं प्रीति को बोल रहा हो। थोड़ी देर बाद एक दो दोस्त उसको वहां से लेकर गए। उस शाम अभिषेक अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जैसा कि अक्सर होता है, जब आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो शराब के कंट्रोल पर छोड़ देता है। अभिषेक ने भी यही किया और यह सिलसिला शुरू हो गया खुद को कंट्रोल न कर पाने का। उधर प्रीति के ऑफिस में कोई बहुत ही जरूरी असाइनमेंट था, लेकिन ब्लीडिंग के बाद तबीयत बहुत दिन खराब होने की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग था। करीब 10 से 12 दिन बाद जब उसने ऑफिस जाने के लिए अभिषेक को कहा तो वह इतना नाराज था कि उसने कह दिया कि अपने आप चली जाओ। इतने सालों में यह पहली बार हुआ था कि प्रीति अभिषेक के साथ ऑफिस नहीं गई। वो ऐसे ही बहुत परेशान थी। उस पर से काम का बहुत प्रेशर आ गया और प्रीति की वजह से प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो गई। आजकल के ऑफिस और बॉस सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन डेडलाइन मिस होना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच पूछिए तो बंधुआ मजदूरी की शक्ल बदल गई है। बस और बड़े AC वाले ऑफिसेज में बंधुआ मजदूर सफेद कॉलर पहन के आते हैं ताकि दूर दूर तक उनमें छुपा बंधुआ मजदूर कोई पहचान न पाए। प्रीति की एक के बाद एक 3 डेडलाइंस मिस हो गईं, तो उसको ऊपर से मेमो आ गया, या तो वो अपना काम सुधार ले, नहीं तो 3 महीने का नोटिस देकर कहीं और नौकरी ढूंढ ले। यह बात घर आकर प्रीति अभिषेक को बताना चाहती थी, उसके साथ बैठकर रोना चाहती थी, लेकिन उस दिन फिर अभिषेक इतना पीकर आया हुआ था कि वो सुनने की हालत में नहीं था। दोनों में बात करीब करीब बंद हो चुकी थी। कौन बात शुरू करे, यह फैसला दोनों ने एक दूसरे पर छोड़ दिया था। डिवोर्स की नौबत कब आ गई पता ही नहीं चला। बस दोनों एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे। केस चलने लगा। जो तारीखें दोनों अपनी डायरियों में डाला करते थे, वही तारीखें अब वो फैमिली कोर्ट में दर्ज करने लगे। दोनों ने अलग अलग घर ले लिए। पुराना घर उन्हें वो सब कुछ याद दिलाता था जो उनके पास नहीं था। फाइनल हियरिंग से पहले कोर्ट पति पत्नी को एक बार और साथ रहने का मौका देती है, जिसको कोर्ट की भाषा में मीडिएशन कहा जाता है। और सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला हुआ कि अगले 3 महीने दोनों को
साथ रहना होगा, वैसे ही जैसे पति पत्नी रहते हैं, और इस बीच कोई भी एक दूसरे पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव नहीं डालेगा। फैसले से दोनों ही नाखुश थे, लेकिन घर वालों को, दोस्तों को लगा कि शायद दोनों दोबारा सब शुरू कर पाए। मीडिएशन। कोर्ट मीडिएशन पीरियड 7 मई 2012 से 7 अगस्त 2012 मुकर्रर करती है। मीडिएशन के बाद तारीख 8 अगस्त 2012 है। मीडिएशन में दोनों अभिषेक और प्रीति के बर्ताव और सहमति के अनुरूप कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 3 महीने दोनों ने करीब करीब कोई बात नहीं की। प्रीति ने दोबारा डायरी लिखना शुरू कर दिया था और अभिषेक भी हमेशा पन्नों पे कुछ न कुछ लिख के सोने जाता था। मेरा सर दर्द से फट रहा है और तुम दूसरे कमरे में गजल सुन रही हो। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन तुमसे तलाक नहीं ले सकता। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम न हो। एक बार फिर से सोच लो ना तुम, क्या हो गया है तुम्हें। अभिषेक ने एक पन्ने पर 6 अगस्त 2012 की तारीख डाली और सोने की कोशिश करने लगा। 7 अगस्त 2012 आज मीडिएशन का आखिरी दिन था और अभिषेक ने फैसला कर लिया था कि वो प्रीति के बिना नहीं रह सकता और वो नई शुरुआत करेगा। उसने सभी कॉलेज के दोस्तों को शाम को घर पर बुलाया और खुद केक लेकर हाफ डे करके घर चल दिया, ताकि शाम को प्रीति के आने से पहले घर को सजाकर सरप्राइज दे। रास्ते में उसने एक लाल गुलाब भी लिया। प्रीति हमेशा ताना मारती थी कि तुमने आज तक एक गुलाब का फूल भी नहीं दिया मुझे। ऐसे ही न जाने कितनी छोटी मोटी चीजें लेकर वो घर पहुंचा, जैसे अपनी सारी गलतियां एक ही दिन में सुधार लेगा। प्रीति का ऑफिस का 3 महीने का नोटिस पीरियड भी आज ही खत्म हो रहा था। उसने नौकरी न करने का सोच लिया था। ऐसा नहीं था कि प्रीति ने कहीं नौकरी के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन वो एक अजीब सी हालत में थी। न कुछ पुराना झेल पा रही थी और न ही कुछ नया कर पा रही थी। ऑफिस जाना था नहीं, सो उसने सल्फास की शीशी फिर बाहर निकाल ली। बहुत देर तक कुछ सोचती रही, लेकिन वो जहर खाकर तड़पना नहीं चाहती थी। बहुत देर तक अपनी डायरी पलटती रही। कॉलेज के टाइम से अभी तक का एक एक पेज पढ़ लिया उसने। बस फिर पता नहीं क्या सोचा और डायरी में बस इतना लिखा, मेरे बाद पीना छोड़ देना अभिषेक, और दूसरी शादी जरूर कर लेना। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। लव यू अभिषेक। और बहुत देर रोती रही। इधर अभिषेक सारा सामान लेकर घर जल्दी आ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। अभिषेक की चाबी से नहीं खुला। बहुत देर तक खटखटाया उसने, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद जब उसने दरवाजा तोड़ा तो सामने प्रीति पंखे से लटकी हुई थी। अभिषेक 20 से 25 मिनट तक चिल्लाता ही रहा। पड़ोसी बताते हैं कि लाश उतारे जाने के बाद उसने केक काट के सोती हुई प्रीति को खिलाने की कोशिश भी की। दोस्तों ने कितना भी समझाया, लेकिन वो सबसे लड़ने लगा। तुम पागल हो सबके सब, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। वो आ जाएगी, जाओ मेरे घर से, हम अकेले ही ठीक हैं। और पता नहीं क्या क्या। खैर, जब पुलिस आई तो उन्हें प्रीति की डायरी जब्त कर ली, जिसके आखिरी पेज में लिखा था, मैंने फासला नहीं बनाया है, बल्कि हमेशा तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश में ही शादी के बाद 4 साल गुजार दिए। तुम्हें यह बात पता है कि मैं कितना भी कम खाना बनाऊं तो भी ज्यादा बन जाता है, फिर भी तुमने अपने लिए टिफिन लगा लिया। तुम्हें मालूम है कि सुबह की पहली चाय बनाने में मुझे बहुत आलस आता है, फिर तुम कैसे सुबह उठ के नाप से केवल अपने लिए चाय बना लेते हो और हमेशा कहते हो मैं कोशिश नहीं करती। बार बार झूठे इल्जाम लगाते हो। बच्चा ही शायद हमें अलग होने से बचा सकता था। जैसे ही मैं मां बनना चाहा तो तुम क्यों ये बोलने लगे कि बाप बनने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। वो हमारा बच्चा था अभिषेक। कितनी आसानी से तुमने बोल दिया था, अभी तुम बाप नहीं बन सकते। तुमने चाहे जितना भी बुरा किया हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन जिंदगी का नहीं सोच सकती, और इसके जिम्मेदार तुम हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं सुसाइड करने जा रही हूं। शायद मेरे बात तुम समझ पाओ कि जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया था, वो तुम्हारा थोड़ा प्यार तो डिजर्व करती ही थी। मैं जा रही हूं और मुझसे दूसरी दुनिया में भी कभी मत मिलना। लव यू अभिषेक। डायरी के इसी पन्ने की बिना पर अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत दिन केस चलता रहा। वही इलाहाबाद जहां दोनों पहली बार मिले थे। कोर्ट में भी अभिषेक बस यही बोलता, तुम पागल हो सबके सब, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। वो आ जाएगी, जाओ मेरे घर से, हम अकेले ही ठीक हैं। अभिषेक की मानसिक स्थिति के कारण उसको बरी कर दिया गया। वो किसी पागल खाने में है। कभी कभी लगता है अगर कभी दुनिया के सभी पागल अपनी कहानी सुनाने लगे तो शायद पागल खानों की जरूरत ही न पड़े। उनको अलग शायद इसलिए ही रखा जाता है
ताकि उनकी कहानी किसी को पता ही न चल सके। अभिषेक के लिए प्रीति कभी मरी नहीं और प्रीति अभिषेक के बिना जीने की आदत नहीं डाल पाई। अभिषेक अब पन्ने पर नहीं डायरी में लिखने लगा है। पूरी डायरी में बस एक ही लाइन लिखी है उसने, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। यह कहानी यहां समाप्त होती है। अगली कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल कहानी मिनट 2.0 को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो उपन्यास की ऑडियो सुनना चाहते हैं। और आप अपना मनपसंद उपन्यास भी कमेंट कर सकते हैं। जिसकी ऑडियो बुक आप चाहते हैं वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगली कहानी का नाम है 9वीं क्लास बी। स्कूल खालिस सरकारी था। बहुत नाम था स्कूल का कि जनता इंटर कॉलेज लखनऊ में जिसका बोर्ड का सेंटर पड़ गया वह गंगा नहा लिया। मास्टर जी लोग के नाम बड़े मस्त हुआ करते थे, ऐसा लगता था किसी कहानी के पात्र हों। गणित के मास्टर साहब संतोष कुमार उर्फ भूत। भूत इसलिए क्योंकि वो मारते मारते भूत बना देते थे। विज्ञान त्यागी जी पढ़ाते थे। पढ़ाते क्या थे, घर पर ट्यूशन पढ़ाने बुला लेते थे। वो सोशियोलॉजी समाज शास्त्र वाली रोशनारा मैडम के साथ अक्सर पाए जाते थे। अपने कैबिन में कुछ ऐसे समीकरण सुलझाने की कोशिश में जिसको जालिम जमाना और आजकल के हरामी लड़के समझते ही नहीं थे। हिंदी वाले मास्टर साहब का नाम व्हाइट पाइजन सफेद कबूतर था। हमेशा सफेद कपड़े ही पहनते थे। हालत थोड़ी पतली रहती मास्टर साहब की। अब हिंदी मीडियम स्कूल में कोई हिंदी की ट्यूशन तो पढ़ता नहीं था, तो सूखी सूखी तनख्वाह से ही काम चलाना पड़ता था। बायोलॉजी के मास्टर साहब थे कुमार चंद्र मोहन, लेकिन बहुत कम आते थे। सब बताते थे कि कानपुर में अपना स्कूल है उनका। जब कभी आते भी तो किसी सीधे टाइप के लड़के को खड़ा कर देते थे और पूछते, ये बताओ शादी करोगे? लड़का थोड़ा शर्मा कर, थोड़ा सोचकर गर्व से बोलता, बिल्कुल करेंगे मास्टर साहब, आपको भी बुलाएंगे। बुलाएंगे ठीक है, ये बताओ शादी के बाद क्या करोगे? लड़का चुप और क्लास के बाकी लौंडे ताली बजाने लगते। मास्टर साहब कहां आसानी से छोड़ने वाले थे। अबे बायोलॉजी की क्लास है, शर्माओगे तो चूतिए ही रह जाओगे। बताओ फिर क्या करोगे शादी के बाद? लड़का फिर चुप और क्लास के बाकी लौंडे फिर ताली बजाने लगते। तभी पीछे वाली सीट से आवाज आती, ये कुछ नहीं करेगा मास्टर साहब, आप ही बता दो आपने क्या किया था शादी के बाद। अब मास्टर साहब चुप और क्लास के बाकी लौंडे ताली बजाने लगते। कौन बोला बे, कौन बोला? इतना कहकर नाराज होकर मास्टर साहब चले जाते। सरकारी स्कूल के लड़कों को बस मौज लेने से मतलब था, चाहे मास्टर साहब से लें या साथ वाले किसी लड़के से। कोई भी किसी की भी कस के मौज लेता तो पूरी क्लास तालियों द्वारा भरपूर समर्थन करती थी। उन दिनों उत्साहवर्धन का यही एकमात्र सिद्ध तरीका हुआ करता था। यह दर्जा 9व अर्थात क्लास 9B का दृश्य था। 9B पूरे स्कूल की सबसे कुख्यात व उदंड क्लास क्या है, ऐसी मान्यता जगत व्याप्त थी। बरसों पहले पूरे महीने की फीस मासिक शुल्क 1 रुपया और 80 नए पैसे हुआ करती थी। मास्टर साहब को जब 2 रुपए दिए जाते तो वो 20 नए पैसे लौटाते नहीं थे और पूरी क्लास में 92 लड़के थे, तो कुल मिलाकर यदि सभी लड़के मासिक शुल्क जमा कर देते और मास्टर साहब किसी के भी 20 पैसे न लौटाते तो मास्टर जी की 18 रुपए और 40 पैसे की सूखी सूखी कमाई भी हो जाती थी। जैसे जैसे देश में गरीबी, भुखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा, उसी अनुपात में यहाँ की फीस भी बढ़ी। अब फीस 14 रुपए और 80 नए पैसे हो गई है, लेकिन अब भी मास्टर साहब 15 रुपए देने पर 20 पैसे नहीं लौटाते। अगला पीरियड संतोष कुमार उर्फ भूत का होता था। संतोष कुमार के नाम की महिमा कुछ ऐसी थी कि बाकी मास्टर साहब लोग भी उनको भूत ही बुलाते थे। मास्टर साहब 9वीं से लेकर 10वीं तक क्लास में एक ही चीज पढ़ाते थे। क्लास में आकर किसी भी ऐसे लड़के को खड़ा कर देते जो उनके घर ट्यूशन पढ़ने ना जाता हो। खड़ा होवे, हाँ तू पीछे वाली सीट से। संतोष कुमार आंखों को भूतिया बनाकर चिल्लाते। जिस लड़के को खड़ा करने के लिए बोला उस लड़के को अगले ही पल संतोष कुमार इंसान से भूत बनते हुए प्रतीत होने लगते और इसी कारण लड़का डर से घर थर कांपने लगता। सर A2 + B2 + 2 AB, ये बताओ A + B का होल स्क्वायर कितना होता है? अच्छा अब AB का होल स्क्वायर बताओ। सर A2 + B2 - 2AB। साले कहां से नकल करके बोल रहा है? ये बता sin D कितना होता है? लड़का अभी क्लास 9वीं में पहुंचा ही था और मास्टर साहब ने 10वीं क्लास वाला फॉर्मूला पूछ लिया। लड़का नहीं बता पाया। ऐसा है, कल अपने पिताजी को ले आना। ऐसे नहीं चलेगा, नाम बताओ अपना। फिर एक छोटी सी डायरी जिसमें वो ट्यूशन का सारा हिसाब किताब रखते थे, उसके पिछले पन्ने पर लड़के का नाम नोट कर लेते और उसके पिताजी के आने का इंतजार करते। पिताजी के आने पर बस इतना कहते, आपको तो पता ही है
सरकारी स्कूल में एक एक क्लास में 92 बच्चे हैं, सभी पे ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए शाम को घर पे कुछ बच्चों को जिनमें अच्छे नंबर लाने की संभावना है, उनको अलग से प्राइवेट मार्गदर्शन देते हैं। आपका लड़का अच्छा है, लेकिन यहाँ के लड़कों के साथ पढ़ेगा तो बोर्ड का इम्तिहान तो घुस गया समझिए। हिंदुस्तान का आम पिता भी आखिर सब कुछ देख सकता है, लेकिन बोर्ड में लड़के का नंबर कम नहीं देख सकता। पिता तुरंत मां साहब का धन्यवाद देता कि चलिए आपका सशक्त और समर्थ मार्गदर्शन मिलेगा तो बोर्ड रूपी भवसागर पार हो जाएगा। इधर भूत ने अपना एक और शिकार बनाया और पिताजी को आश्वस्त किया कि सबसे कम फीस उनकी ही है, वरना वर्मा जी कैसे प्राइवेट मार्गदर्शन के नाम पे ठगी मचाए हुए हैं। फिर ट्यूशन वाले लड़के से अगले 2 साल कभी कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाता और लड़का कोई फॉर्मूला याद भी नहीं करता। फिर आता था हमारे क्लास टीचर का नंबर। मास्टर साहब का नाम था पुत्तू लाल और मास्टर साहब ऊपर से नीचे तक पुत्तू लाल ही लगते थे। आपने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा चूतिया टाइप का खूसट आदमी देखा हो, उसकी शक्ल पुत्तू लाल से जरूर मिलती होगी। यह भी एक सामान्य मान्यता थी उन दिनों। पुत्तू लाल खूसट इसलिए भी थे क्योंकि कॉपी जांचते समय 2 पेन रखते थे, एक नीला और एक लाल। अगर किसी लड़के ने कोई जवाब सही लिखा है और वह उनके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ता तो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, नीले वाले पेन से जवाब काट देते और लाल वाले पेन से अंडा हक देते थे। इस प्रकार जो लोग पुत्तू लाल के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे उनके साथ न्याय हो जाता था। अगली कक्षा होती थी संस्कृत की और पांडे जी एकदम टाइम पर क्लास में आ जाते। संस्कृत के मास्टरों वाली एक भी आदत नहीं थी उनमें। फ्रेंच दाढ़ी रखते थे, क्लास को बाहर पेड़ की छांव में लेते ताकि वो सामने वाली नई मैडम को देख सकें और लड़कों को बालिका के रूप समझा सकें। एक दिन की बात है, पांडे जी पढ़ा रहे थे, इतने में कोई लड़का बोला, गुरुजी आज पढ़ने का मन नहीं है, कोई किस्सा हो जाए। किस्सा सुनाना पांडे जी की मजबूरी ही नहीं कमजोरी भी थी। संस्कृत उन्हें उतनी ही आती थी जितनी इम्तिहान में आती थी। खैर पांडे जी ने बड़े रूखे मन से सामने वाली मैडम जी की तरफ देखते हुए कहा, अब इस नींबू में रस नहीं रहा, पहले क्या दिन थे। फिर पांडे जी थोड़ी देर तक अपनी जवानी के दिन और रातों में खो गए और लड़के मैडम जी में। तभी किसी ने कहा, गुरुजी ये बात नहीं है, आज भी आप जनता इंटर कॉलेज के मोहब्बतें वाले शाहरुख हो। पांडे जी ने एक लंबी सांस भरी और लड़के की बात को मूक सहमति प्रदान करते हुए बोले, हमारा रस तो चुस गया। तभी पीछे से आवाज आई, चुस कैसे गया गुरुजी? पांडे जी को लगा लड़के ने चुस नहीं बल्कि सरकारी स्कूल की आम बोलचाल में चुस्त से मिलता जुलता दूसरा शब्द बोला है। इतने में फिर पीछे से आवाज आई, रस चुसने का कोई किस्सा हो जाए गुरुजी। फिर पांडे जी नजरें मैडम पर गड़ाए गड़ाए अपने रस चुसने वाले दिन और रातों में खो गए। इसके बाद इंटरवल में सारे लड़के ठेले पे जाके कश्मीरी मिर्च वाले आलू खाते। कुछ सीधे टाइप के चूतिए घर से लंच का डिब्बा भी लेके आते, जिनको बाकी लड़के लौंडिया हो का बे कह के चिढ़ाते थे। कुछ लड़के इतनी ही देर में क्रिकेट मैच खेल आते थे। इंटरवल के बाद 1 घंटे कोई क्लास नहीं लगती थी। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते मास्टर साहब लोग और पढ़ते पढ़ते लड़के थक चुके होते थे। अरे लीजिए त्यागी जी और रोशन आरा मैडम के बारे में तो बताना रह ही जाता इन सब लोगों की बातों में। इधर लड़के और बाकी मास्टर इंटरवल में आराम कर रहे होते, तब अपने कैबिन में त्यागी जी और रोशन आरा मैडम सबसे ज्यादा काम कर रहे होते, अर्थात दिन भर का सुख दुख बांट रहे होते। रोशन आरा मैडम का पति बहुत जालिम है। यह अफवाह कॉलेज में उस दिन से उड़ी हुई थी जिस दिन पहली बार रोशन आरा मैडम ने अपना दुखड़ा त्यागी जी को बताया था। तो रोशन आरा मैडम का जो दुख था वही त्यागी जी का सुख था। त्यागी जी का कैबिन लैब के अंदर था, एकदम छुपा हुआ। इंटरवल के टाइम की बात है। एक दिन त्यागी जी एक लड़के को लैब से मारते मारते बाहर ले आए। लड़का अपना रजिस्टर लैब में गलती से छोड़ आया था। बैग लाने का रिवाज हुआ नहीं करता था जनता इंटर कॉलेज में। 9 क्लास में लड़के एक रजिस्टर खरीद लेते थे, वहीं 2 साल चल जाता था। त्यागी जी लड़के को गधे की तरह मारे जा रहे थे और लड़का गधे की ही तरह मार खाए जा रहा था। मारते मारते जब त्यागी जी थक गए तब छोटे वर्मा ने जाकर त्यागी को रोका और कहा, क्या बात हो गई, इतना क्यों पेल रहे हो साले को? ट्यूशन के पैसे नहीं दिए क्या इसने? अब क्या बताएं वर्मा जी, कितनी बार समझाया है लैब में, जब भी आओ पूछ कर आओ। मैं अगली क्लास के लिए नोट्स बना रहा था, आकर विघ्न डाल दिया साले ने। त्यागी जी ने पिछली क्लास कब ली थी ना लड़कों को याद था ना ही त्यागी जी को। चूंकि कॉलेज आकर रोशन आरा मैडम के सानिध्य में अगली क्लास के लिए नोट्स बनाना एक जरूरी प्रक्रिया थी, सो उसमें त्यागी जी विप्न बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। छोटे वर्मा समझदार आदमी थे, कभी कभी नोट्स बनाने के लिए त्यागी जी की लेप काला बना वो भी लिया करते थे। तुरंत उन्होंने भी लड़के की कनपटी पर कांग्रेस की एक जोरदार मोहर लगाई
और घोषणा कर दी, जब तक क्लास 9B के सभी लड़के त्यागी जी को लिखित में माफी नहीं मांगते तब तक त्यागी जी क्लास में पढ़ाने नहीं आएंगे। इतना सुनकर त्यागी जी छोटे वर्मा की तरफ देखकर विजयी भाव से मुस्कुराए और अधूरे बचे हुए नोट्स दोबारा बनाने के लिए लैब में लौट गए। लैब में जब रोशन आरा मैडम ने पूछा कि ज्यादा लगी तो नहीं, तब त्यागी को पहली बार हाथ में मारने का दर्द महसूस हुआ। यूं ही एक दूसरे का दर्द महसूस करते हुए त्यागी जी और रोशन आरा मैडम ने फिर से बिना विघ्न के सुख दुख बांटना शुरू कर दिया। इसके बाद जिसकी क्लास होती थी उसका नाम था दुग्गी, असली नाम छोटे वर्मा। छोटे वर्मा चरित्र से और पैसे दोनों से बहुत ही खर्चा पसंद आदमी थे। दुग्गी नाम इसीलिए पड़ा था कि इनके 2 चक्कर थे, एक घर वाली और एक बाहर वाली। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दुग्गी नाम की महिमा यह थी कि उनके 2 चक्कर थे, एक बाहर वाली से और दूसरा भी दूसरी बाहर वाली से। दूसरी बाहर वाली कॉलेज के स्टाफ में से ही थी, तो कभी कभार छोटे वर्मा त्यागी जी से अगली क्लास के लिए नोट्स बनाने के बहाने से लैब वाला कैबिन ले लेते थे। वर्मा जी भी प्राइवेट मार्गदर्शन में कोई कसर नहीं रखते थे। हमेशा एक ही रंग की फटी हुई लुंगी पहनते और एक ही रोना रोते अपने ट्यूशन वाले लड़कों से, यार ये संतोष कुमार सिंह भूतनी का छो लड़कों के भविष्य के साथ खेलता है, अपने दोस्तों को उसके पास मत जाने देना। इस छमाही इम्तिहान में मेरा ही पेपर आ रहा है, हम तो बस बता ही सकते हैं, लेकिन लड़कों के भविष्य के साथ कोई खेले तो मन खराब हो जाता है। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, यह व्यापक चिंता का विषय था, जिसपे दुग्गी अर्थात छोटे वर्मा द्वारा अपनी ट्यूशन में की गई चिंता उनके अच्छा इंसान होने पर मुहर लगाती थी। मास्टर वो चाहे जैसे भी हो। इसके बाद एक खेल कक्षा अर्थात स्पोर्ट्स क्लास भी होती। मास्टर का नाम हरेंद्र नाथ था। उनको लड़के प्यार से हरेंद्र, चुकंदर, भगंदर, जितेंद्र, सुरेंद्र, छकुंदर आदि जो मन में आ जाए बोल दिया करते थे। मास्टर स्पोर्ट्स के थे लेकिन पहनते धोती थे। बस जीवन भर खेल में ही रह गए, भरपूर कूद नहीं पाए कभी, इसलिए शादी नहीं हो पाई। क्लास में आकर किसी भी गोरे चिकने लड़के को खड़ा कर देते, अपने पास बुलाते, एक आध बार पीठ सहलाते और कहते, देख रहे हो, जब यह इतना खूबसूरत है तो इसकी मां कितनी खूबसूरत होगी। हालांकि इस बात से क्लास के कुछ लड़के नाराज हो गए। एक बार उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया, मास्टर साहब की धोती उतारी, कंबल लपेटा और मास्टर साहब से निवेदन किया कि किसी को यह बात बाहर जाकर न कहें। और इस सविनय निवेदन के बाद क्लास के हर लड़के ने मास्टर साहब की कंबल कुटाई करके अपने जीवित होने का संकेत दिया। इसके बाद हरेंद्र मास्टर साहब अगले 1 साल क्लास नहीं आए। चूंकि मास्टर साहब आते नहीं थे तो लड़के नियम से अपने आप स्पोर्ट्स क्लास के टाइम पर खेलने चले जाते थे। अगली और आखिरी क्लास होती थी मिस्टर JPN मिश्रा की। अपना नाम अंग्रेजी में ही लिखना पसंद करते थे। JPN मिश्रा का फुल फॉर्म केवल 2 लोगों को पता था, एक स्वयं JPN मिश्रा को, दूसरा उनके स्वर्गीय पिताजी को। JPN मिश्रा की एक और आदत बाकी मास्टर साहब लोगों से अलग थी। अक्सर स्कूल से निकल के जब घर जा रहे होते तो रास्ते में आनंद टॉकीज से गुजरते हुए साइकिल थोड़ी धीमी कर देते। आनंद टॉकीज वही जहां केवल बाल सिनेमा ही लगता था, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग फालतू में ब्लू फिल्म बोल देते थे। पोस्टर ऐसे देखते थे जैसे पोस्टर के 5 मिनट आगे पीछे का भी दिख रहा हो। पोस्टर को अभी निहार ही रहे होते कि इतने में क्लास का कोई हरामी टाइप लड़का प्रणाम गुरुजी कह के साइकिल आगे निकाल लेता था और JPN मिश्रा अगले दिन क्लास में लड़के को गिरा लेते थे कि ये सब देखना और सोचना भी आदर्श विद्यार्थी के लिए कितना गलत है। इससे वीर्य का नाश होता है और पढ़ने में मन नहीं लगता है। खैर, ऐसे ही एक दिन मिश्रा जी क्लास में घुसते ही बोले, देखो बच्चों, दिखाइए गुरुजी। पूरी क्लास एक साथ कोरस में चिल्लाई। देखो बेटा, दिखाएंगे तो डर जाओगे, मिश्रा जी गुस्से में चिल्लाए। आखिर में पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे लड़के निकलना शुरू कर देते। छुट्टी का टाइम शाम के 4 बजे था, लेकिन तब तक स्कूल में न मास्टर बचते न बच्चे। 5 बजे से मास्टरों को ट्यूशन पढ़ानी होती और लड़कों को पढ़नी होती। कभी आपको मौका लगे तो किसी सरकारी स्कूल का चक्कर जरूर लगाइएगा। ये सारे लोग बदले हुए नामों के साथ मिल जाएंगे। यह कहानी यहां समाप्त होती है। अगली कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल कहानी मिनट 2 को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो उपन्यास की ऑडियो सुनना चाहते हैं। और आप अपना मनपसंद उपन्यास भी कमेंट कर सकते हैं, जिसकी ऑडियो बुक आप चाहते हैं वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगली कहानी का नाम है किट्टी। हाँ, किटी ही नाम था उनका। हाँ, थोड़ा अजीब है। उम्र यही कोई 40 साल। गजब के जिंदा दिल, मस्त मौला आदमी। हमारे मोहल्ले में ही रहते थे, या यूं कह लीजिए हम उनके मोहल्ले में रहते थे।
किटी भैया का असली नाम शायद उनके स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट के अलावा कहीं भी दर्ज नहीं था। दफ्तर में भी सब किटी ही जानते थे। बस किटी भैया वाली गली में रहते हैं, यही हमारा पूरा पता हुआ करता था। रोज कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा खाने को लाते और जबरदस्ती खिलाते थे। इस आदत से उनके घर वाले बहुत चिढ़ते थे कि फालतू में पैसा लुटाते हैं, लेकिन किटी भैया पर इन सब तानों का कभी कोई असर होते नहीं दिखा। अक्सर छत पर टहलते हुए मिल जाते थे। नवरात्र छोड़कर पूरे साल दारू, और हर बार दारू के बाद एक ही रोना, यार हमारा मन कहीं और था। उससे खूबसूरत लड़की थी नहीं कोई, बहुत प्यार करते थे उससे। क्यों अब नहीं करते प्यार? मैंने पूछा। करते हैं, लेकिन यार अब बच्चे बड़े हो गए, लड़के बड़े हो रहे हैं, बड़ा वाला तो साला आपकी बीएसएससी कर लेगा, तो शादी क्यों नहीं की आपने उनसे? यह ऐसा सवाल था जिसको सुनकर हर बार बहुत देर तक खामोश हो जाते, और थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं चलने लगता तो रोककर पूछते, एमबीए की तैयारी कर रहे थे ना तुम? हाँ भैया। तुम्हारे भैया की बहुत जान पहचान है, पेपर दे लो, अगर एडमिशन में दिक्कत आए तो बोल देना हमें। लखनऊ में जितने बड़े कॉलेज वाले हैं ना सब हमारे साथ पीते हैं, इतना काम करते हैं इन सालों का, एक अपना काम भी बोल देंगे। ठीक है भैया, इतना बोलकर मैं चल देता। खैर, ये तो उनका रोज का रोना था। रजिस्ट्री ऑफिस में थे तो रोज का 2 से 3 हजार पा जाते थे, और सूखी सूखी हर महीने की तनख्वाह अलग। माताजी, पिताजी, बीवी और बच्चों से लेकर पड़ोस वाले, घर के नौकर, सभी का हिस्सा था उन्हीं 2-3 हजार रुपयों में। माताजी की पता नहीं कौन सी पूजा होती, वो अपने हिसाब से बिना बताए किटी भैया की जेब से पैसे निकाल लेती थीं। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखती थीं कि रोज की पूजा पूजा ही लगे, हवन नहीं। महीने में 2 हवन भी कर ही देती थीं, शायद मंदिर जाकर करती थीं, क्योंकि हवन के बाद कभी कोई प्रसाद बांटा नहीं मोहल्ले में। पिताजी का भी यही हाल था। बस माताजी की पूजा पिताजी की दवाई थी, और माताजी के हवन पिताजी के मेडिकल चेकअप, जिनकी रिपोर्ट कभी आ ही नहीं पाती थी। बचे कुचे दोनों लड़के अपने हिसाब से पॉकेट मनी निकाल लेते थे। मोबाइल का रिचार्ज और पेट्रोल के बढ़ते दामों का असर उन्हीं पर सबसे ज्यादा हुआ था। घर पर सबको किटी भैया के रोज पीने की इतनी आदत हो चुकी थी कि अगर कभी गलती से न पिए तो माहौल बड़ा खिंचा रहता था। न माताजी की पूजा हो पाती थी, न पिताजी की दवाई आ पाती थी, और न ही लड़कों की बाइक में पेट्रोल भर पाता था। एक और रिकॉर्ड दर्ज था किटी भैया के नाम कि इतने सालों दारू पीने के बाद भी उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, बल्कि मोहल्ले भर के महरी, बर्तन मांजने वाली और जमादारों की उतनी लड़कियों की शादी के पैसे दे चुके थे जितनी लड़कियां कभी पैदा ही नहीं हुई। इस आदमी ने भी जैसे कसम खा रखी थी कि कभी किसी को किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। रोज दफ्तर जाने से पहले मंदिर जाना और वहां पंडित जी को 21 रुपए देकर दिन की शुरुआत करना, पंडित जी का आयुष्मान भवा आशीर्वाद देना और बताना कि कैसे इस बार नवरात्रि पर अखंड ज्योति जलने की तैयारी हो गई, और इस महायज्ञ में किटी भैया कैसे मुद्रा रूपी आहुति दे सकते हैं। फिर पंडित जी का दोहराना, सबसे नहीं बोलते हैं आहुति के लिए, केवल योग्य सामर्थ्यवान लोगों द्वारा ही यह कार्य संपादित हो, ऐसी देवी मां की इच्छा है। इसके बाद किटी भैया के मंदिर से चलने के पहले अपने बड़े भाई वाले जमीन के टुकड़े को पुनः प्राप्त करने की मंशा व्यक्त करना कि जमीन का टुकड़ा मिल जाता तो उसमें भी एक छोटा सा देवी मां का मंदिर बन जाए। ऐसा सपना उनको देवी मां ने दिखाया है। जिसे देख पंडित जी ज्यादा देर बात करने लगते। उस दिन किटी भैया को 51 नहीं 51 रुपए देने पड़ जाते। मंदिर और पंडित जी की आध्यात्मिक दुनियादारी से आगे बढ़कर किटी भैया असली दुनियादारी के मंदिर अर्थात दफ्तर रूपी कर्मभूमि में पहुंचते। 11 बज चुके होते, कुछ लोग आ चुके होते और कुछ आने वाले होते। सारे सरकारी दफ्तर करीब करीब एक से ही लगते हैं। लोगों का आना जाना दिन भर लगा रहता है। कुछ लोग देर से आते हैं तो कुछ लोग जल्दी जाते हैं, और बचे हुए देर से आते हैं और जल्दी जाते हैं। दफ्तर से जल्दी जाने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि फलां आदमी काम नहीं कर रहा है। अक्सर दफ्तर की सबसे काम की बातें दफ्तर के बाहर ही की जाती हैं। कभी आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़े तो देखिएगा, लगेगा पूरा शहर ही जमीन खरीद बेच रहा है। 99% खरीदने बेचने वाले लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, और बचे कुचे 1% वे भी मिल जाएंगे जिनको एक छोटा मोटा घर बनवाना है, जिसके लिए पैसा जोड़ने में उनकी पूरी उम्र लग गई। किटी भैया इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि अपना कट केवल उन लोगों से लें जो अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं। मैं जब खाना खाकर छत पर टहल रहा होता तो पकड़ लेते और दारू चढ़ने के बाद बोलते, जानते हो असली करप्शन क्या है? करप्शन करप्शन है, असली नकली क्या भैया? अबे तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता। देखो,
मोटी पार्टी से छोटा पैसा लेना और छोटी पार्टी से मोटा पैसा लेना असली करप्शन है। करप्शन की इतनी ईमानदार परिभाषा मेरे लिए बिल्कुल नई थी। हर बार ऐसा ही कुछ न कुछ ईमानदार और अनोखा बोलकर किटी भैया पेग बनाते हुए आसमान में चांद और चांद में उस लड़की को निहारने लगते। 2-3 पेग के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग बचते और मैं पढ़ने के बहाने अपने कमरे में आ जाता। भाभी को कभी कुछ पैसे ज्यादा दे दिए तो अगले दिन दफ्तर जाने के बाद सास बहू को मां बहन की गाली जरूर सुनाती। शादी के बाद ही पीने लगे, संभाले न गए तुमसे, खा गई हमारे किटी को। हाँ, एक और अजीब बात थी उनके घर में। जिस दिन दारू नहीं पीते घर से जोर जोर से लड़ने की आवाज आती। अपनी लाख खामियों के बावजूद माताजी की बहुत इज्जत करते थे, सो कभी अपनी बीवी को पिटते वक्त बचा नहीं पाए। बस बीवी के सामने जाकर अकेले में रोकर माफी मांग लेते और अगले दिन महंगी साड़ी ले आते। रोज की करीब यही कहानी थी। दारू वैसे ही चलती रही, चांद वैसे ही निकलता रहा। मेरे एमबीए के बाद मेरी नौकरी लखनऊ में लग गई। इधर उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी, लेकिन न जिंदादिली में कोई कमी आई न दारू में। एक दिन ऐसे ही दिवाली पर मिल गए। जबरदस्ती हाथ में 100 रुपए पकड़ा दिए और बोले, पटाखे खरीद लेना। मैं बड़ा हो गया हूं भैया, कमाने भी लगा हूं। साले अपने भैया से ज्यादा कमाने लगे हो क्या? आशीर्वाद दे रहे हैं, रखो बे, मिठाई खा लेना। इतना बोल के कुछ सुनते नहीं थे, आगे बढ़ जाते थे। मेरे जैसे न जाने कितने लड़के थे मोहल्ले में जिनके साथ वो होली दिवाली ऐसे ही और इतनी ही मनाते थे। यूं ही होली दिवाली पर आशीर्वाद का सिलसिला जारी रहा। भोपाल ट्रांसफर के बाद किटी भैया से बात लगभग बंद हो गई। बस होली पर उनका फोन आया, तुम्हारे मिठाई के पैसे घर पर मम्मी को दे दिए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी भैया, रखो बे, मिठाई खा लेना। इधर लखनऊ आना तो मिलना, वहां कोई दिक्कत हो तो बोलना, वहां पर भी तुम्हारे भैया की बहुत जान पहचान है। इतना बोल के फोन काट दिया। होली के 2 दिन बाद ही खबर आई कि किटी भैया नहीं रहे। दारू ने शरीर खोखला कर दिया था। यह ऐसा झूठ था जिसे सबने चुपचाप वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया और खुशी भी हुई कि कम से कम उनका रोज थोड़ा थोड़ा मरना बंद हुआ। दारू वैसे चलनी बंद हो गई, लेकिन चांद वैसे ही निकलता रहा। बड़े लड़के को उनकी जगह नौकरी मिल गई है। लड़का अपनी दादी को गाली देना सीख गया है। माताजी की पूजा अब पहले जैसे नहीं होती, न ही पिताजी की दवाई आती है, और दफ्तर में भी करप्शन बढ़ गया है। इस बार दिवाली पर घर गया तो मैंने उनके दोनों लड़कों को बुला के 100-100 रुपए जबरदस्ती पकड़ा दिए। तो बड़ा वाला लड़का बोला, मैं बड़ा हो गया हूं भैया, कमाने भी लगा हूं। साले अपने भैया से ज्यादा कमाने लगे हो क्या? आशीर्वाद दे रहे हैं, रखो बे, मिठाई खा लेना। मैंने प्यार से दौड़ते हुए कहा। अब जाकर यकीन आया, किटी भैया सही में नहीं रहे। यह कहानी यहां समाप्त होती है। अगली कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल कहानी मिनट 20 को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो उपन्यास की ऑडियो सुनना चाहते हैं। और आप अपना मनपसंद उपन्यास भी कमेंट कर सकते हैं, जिसकी ऑडियो बुक आप चाहते हैं वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगली कहानी का नाम है सैलून। जो बूढ़े अपने बाल रंगते हैं वे चालू होते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन सैलून वाले जुम्मन भाई हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। पूरे मोहल्ले में किसी का हाल जानना हो, किसकी लड़की का चक्कर किसके साथ है, किसका लड़का नशा करने लगा है, किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव में क्या होगा, कौन सी हीरोइन का चक्कर किसके साथ है, कुल मिलाकर ये जानना हो कि आपकी आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, तो बस जुम्मन मियों के सैलून में जाकर बाल कटा लीजिए। 20 से 25 मिनट में जुम्मन मियाँ जो खबरें सुना देते हैं कि उसके आगे पूरे देश का मीडिया फेल है। पिछले हफ्ते जब शेव कराने गया तो देखा बहुत भीड़ थी। मैंने कहा बाद में आता हूँ जुम्मन मियाँ। झट से बोले, रुको मियाँ, इसके बाद कर देते हैं, तुम तो सुबह ही नंबर लगा के गए थे। और बताइए क्या हाल चाल जुम्मन मियाँ? क्या बताएं बाबू, हाल वही है, बस पिक्चरें बदल रही हैं और चाल का हमसे क्या पूछ रहे हो। और सुनाइए क्या चल रहा है मोहल्ले में। मैंने सोचा अगले 20 से 25 मिनट का पूरा सदुपयोग किया जाए। दीक्षित जी वाला बताया था क्या तुम्हें? नहीं, बस यही बताया था, दीक्षित जी बाल रंगवाने आते रहते हैं आपके पास। अच्छा तो सुनो, अपने 25 नंबर वाले जो दीक्षित जी है ना, ताजस, वही जिनकी बहू मर गई थी? मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ वही। दीक्षित जी के बारे में कुछ जानते हो क्या पहले से? ज्यादा नहीं, बस यही कि कोई सरकारी नौकरी में थे, अब रिटायर हो गए हैं। हाँ, दीक्षित जी एकदम रहमदिल इंसान हैं और बेरहम अधिकारी थे।
उनकी बहू जो मरी थी ना, वह असल में मरी नहीं थी, कुछ और चक्कर था। क्या चक्कर? मैंने तो सुना था जब मरी तो पेट से थी बेचारी। हाँ, सही सुना तुमने मियाँ, बहू पेट से थी। फिर तो और भी बुरा हुआ, दो जानें चली गईं। हाँ यार, बुरा तो हुआ, लेकिन पेट में जो बच्चा था वो दीक्षित जी के लड़के का नहीं था। क्या जुम्मन भाई, अब बहू मर ही गई है, अब तो उसके कैरेक्टर की माँ बहन मत करो यार। मैंने जुम्मन मियाँ से नाराज होते हुए कहा। अम्मा, वही तो बता रहे हैं, बहू थी नहीं सही, बस यह था कि दीक्षित जी की बीवी के मरने के बाद से पूरा संभाल रखा था उसने। जुम्मन मियाँ, आपको हुआ क्या है आज? दीक्षित जी की बहू के बारे में इतना कैसे पता है आपको? यार तुम हमारी बात सुनो, गलत नहीं बोला आज तक जुम्मन ने किसी के बारे में। उनके यहाँ जो लड़का काम करता है ना, वह भी यहाँ बाल कटाने आता है। वही बता रहा था कि बहू रानी ऐसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाबूजी से हमेशा नाराज ही रहती है। जुम्मन भाई ने अपने ऊपर लग रहे इल्जामों की सफाई में तुरंत कहा, खैर, जो भी हो, तब भी बच्चा किसी और का कैसे हो सकता है? मुझे भी अब दीक्षित जी की मरी हुई बहू के बारे में और जानने का मन हुआ। ये वैसे ही जैसे आप किसी की ईमानदारी की तारीफ करिए तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर किसी के कैरेक्टर को लेकर कितना भी झूठा किस्सा अपने मन से बना के सुना दीजिए तो लोग तुरंत मान जाते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। मेरी शेविंग हो चुकी थी, लेकिन जुम्मन मियाँ की कहानी अभी शुरू ही हुई थी और मेरा मन एकाएक दीक्षित जी की मरी हुई बहू में अटक गया। भीड़ इतनी थी कि जुम्मन मियाँ को काम रोक के पूछ भी नहीं सकता था। ये कहानी अगली बार सुनूंगा आपसे, इतना कहकर मैं चल दिया। लौटते हुए 25 नंबर घर भी पड़ा और पहली बार मैंने दीक्षित जी के घर में झांका। वहां करीब 30 साल की एक लड़की रस्सी पर कपड़े डालते दिखी, लाल साड़ी, मोटी बिंदी, खूब सारे गहने पहने। मेरा तो सर ही चकरा गया कि जब बहू मर चुकी है तो ये कौन है, या सचमुच में भूत होते हैं। मेरे कदम तेज चलने लगे। जब तक घर पहुंचा, सांस तेज चल रही थी। मैंने आते ही माँ से पूछा, ये दीक्षित जी की बहू मर गई थी ना? हाँ, मर गई थी, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? फिर उनके घर में दूसरी लड़की कौन है? दूसरी लड़की कोई भी नहीं। इतना सुनने के बाद मुझे पहली बार वो सारी कहानियां सच लगने लगी जो भूतों के नाम पर डराने के लिए सुनाई जाती रही है। क्यों, क्या हुआ? कोई दिखा क्या वहां? हाँ, आज लौट रहा था तो उनकी बहू दिखी थी। चल पगले, कोई और होगा, तुझे ही वहम हुआ होगा। पता नहीं वहम या असली, लेकिन मेरा संडे का पूरा दिन दीक्षित जी की बहू के बारे में ही सोचते बीता। क्या हुआ होगा उसके साथ? पेट में बच्चा आखिर था किसका? या ये सब जुम्मन मियाँ के दिमाग का फितूर है? जब शाम तक मेरा मन नहीं माना तो मैं लौट के फिर जुम्मन मियाँ के पास पहुंचा। रास्ते में फिर दीक्षित जी का घर पड़ा, लेकिन मेरी उधर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा, बाल भी बड़े हो गए हैं, एक हफ्ते पहले ही कटा लेता हूँ। जुम्मन मियाँ खाली थे। मैंने कुर्सी पर बैठते ही कहा, आज दिन में जब जा रहा था तो दीक्षित जी के घर पर एक लड़की दिखी थी, उनकी बहू थी क्या? हाँ, लेकिन आपने तो कहा था बहू मर चुकी है। यार, सुबह पूरी बात नहीं बता पाए थे। दीक्षित जी ने ज्यादा लोगों को बताया नहीं है मोहल्ले में, लेकिन उन्होंने लड़के की दूसरी शादी कर दी है, तो वही दिखी होगी तुम्हें। यह सुनकर कम से कम भूत वाला सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन वही सवाल मन में घूमने लगा कि पुरानी वाली बहू के साथ क्या हुआ होगा और वह बच्चा किसका था। जुम्मन मियाँ ने बात आगे बढ़ाई। जब देखने जाना था, उसके एक दिन पहले ही आए थे बाल रंगवाने, लड़के की शादी में। वह भी लड़के की दूसरी शादी से पहले ससुर क्यों बाल रंगवाने लगा? मैंने पूछा। यही तो बता रहे हैं गुरु, असल बात यही है। बाल तो दीक्षित जी पहले भी रंगवाते थे। उनका लड़का टूरिंग वाली नौकरी में है, तो महीने में 15 दिन तो रहता नहीं है। कुछ चक्कर दीक्षित जी और बहू के बीच था। जो लड़का उनके यहाँ काम करता है वही बता रहा था, झूठ नहीं बोल रहे। यार जुम्मन मियाँ, मूड मत ऑफ करो। काम करने वाले लड़के ने बोला और आपने मान लिया बेचारी मर चुकी है। अभी वो क्यों मरे हुए के बारे में आप ये सब बोल रहे हो? मैंने गुस्से में जुम्मन मियाँ को बोला, देखो मियाँ, हम पहले ही बता चुके हैं। कोई बात बस हम बताने के लिए नहीं बताते, पूरा सबूत है हमारे पास। क्या सबूत?
मेडिकल की दुकान देख रहे हो ना सामने? हाँ, तो इसी दुकान से दीक्षित जी कैप्सूल लेते थे। अरे तो लेते होंगे, बुढ़ापे में दुनिया भर की बीमारी लगी रहती है, मालूम है हमें, लगी रहती है। लेकिन ये बताओ मियाँ, बुढ़ापे में जिसकी बीवी मर गई हो, वो मर्दाना ताकत वाला कैप्सूल अपने लड़के के लिए तो नहीं लेगा ना? अरे तो किसी ने मंगा लिया होगा। सही कह रहे हो, हम भी मान लेते हैं। चलो, एक बार किसी ने मेनगा लिया होगा, लेकिन तभी क्यों लेते थे जब लड़का टूर पर रहता था? जुम्मन मियाँ ने इस मामले की पूरी तहकीकात कर रखी थी। यह ऐसी बात थी जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना। सारी बात दीक्षित जी की हो रही थी और बहू का नाम खराब हो रहा था। जुम्मन मियाँ ने अगला सबूत पेश किया। हवा में नहीं बोल रहे हम, अल्लाह झूठ न बुलवाए। ये बताओ, बहू पेट से है या नहीं? इसका टेस्ट ससुर क्यों करेगा? और आगे सुनो, फिर बच्चा गिराने की दवा क्यों खरीदेगा? कोई ससुर कभी अपना बच्चा गिराता है क्या? इस बात के बाद मैं सोच में पड़ गया। जुम्मन मियाँ जिस हिसाब से बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था दीक्षित जी के घर में झांक कर आए हों और दीक्षित जी की बहू अब थी नहीं जो बता सके कि सही क्या है और गलत क्या है। दीक्षित जी की बहू मरी कैसे थी? मैंने जुम्मन मियाँ से पूछा। देखो, जो दुनिया को पता है वो कि बाथरूम में फिसल गई थी और ब्रेन हेमोरेज हो गया था, लेकिन असल में उसने कोई जहर खा लिया था। अब ये आपको कैसे पता? पता इसलिए है क्योंकि मोहल्ले वाले डॉक्टर साहब एक दिन बाल कटवाने आए थे। वही बता रहे थे, बहू का अंतिम संस्कार इतना जल्दी इसीलिए किया क्योंकि जहर के बाद रंग बदलने लगता है बॉडी का। इसलिए दीक्षित जी ने बहू के घर वालों के आने का इंतजार भी नहीं किया। यह बात सही भी थी। अब मुझे धीरे धीरे सारे टुकड़े जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। इतनी जल्दी दूसरी शादी भी कर दी। लड़के की यह बात समझ ही नहीं आई। दूसरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी? मैंने जुम्मन मियों से पूछा। यार, अब तुम इतना तो समझ गए होगे, बुढ़ा है बहुत बड़ा ठरकी। बहू को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, तो एक दिन बाल रंगवाने आया था। उस दिन अलग ही रंग लगवाया उसने। मुझे 2 बार डॉटा भी, यहाँ छूट गया, वहां छूट गया। तो इसमें क्या है जुम्मन मियाँ? ये शौक वाली बात है? नहीं मियाँ, जो लड़का उनके यहाँ काम करता है उससे पूरी बात निकलवाई ना। क्या बात? उस दिन लड़की वाले आने वाले थे। लड़की की शादी हुई थी, लेकिन पहले दिन ही लड़के ने उसको छोड़ दिया था और इसीलिए दीक्षित जी ने लड़की वालों से ज्यादा पैसे भी नहीं मांगे। एक तो जिस घर में एक बहू मरी हो, उस पर भी दीक्षित जी को दहेज चाहिए था। मुझे दीक्षित जी से नफरत होने लगी। हाँ भैया, झुक जमाना ऐसा ही है। दीक्षित जी अकेले नहीं है मोहल्ले में। खामख्वाह दीक्षित जी पर नाराज ना हो तुम। वो बस जमाने के साथ चल रहे हैं। दहेज लेने वालों से खतरनाक दहेज देने वाले होते हैं भाईजान। ये जुमला एकदम से जुम्मन मियों ने हवा में अपने पान की पीक के साथ थूक दिया। लड़की वाले छोटे घर से थे। घर पर लड़की बैठाते तो दुनिया जीने नहीं देती। और मियाँ, दिल्ली मुंबई तो ये है नहीं कि जहाँ सब चलता है, यहाँ तो यहाँ के हिसाब से ही चलता है ना। इतनी देर से हमारी दीक्षित जी और उनकी बहू के बारे में बात हो रही थी। अचानक मुझे दीक्षित जी के लड़के का ख्याल आया। दीक्षित जी का लड़का कभी बाल कटवाने नहीं आता आपके यहाँ? आता है मियाँ, लेकिन साला आज तक उसको कभी कुछ बोलते नहीं सुना। और हम भी अकेले ही बोल के बात नहीं कर सकते है ना। ना ही है, अम्मो थोड़े हैं कि अकेले ही बोल के काम चला ले। जब जुम्मन भाई ने यह बात बोली, उस दिन मुझे पहली बार यह ख्याल आया कि माँ भी घंटों पता नहीं क्या बोलती रहती है और मैं कुछ भी नहीं बोलता फिर भी हमारी बात हो जाती है। माँ से बात करने में मुझे कभी बोलने की जरूरत ही नहीं हुई। बस हाँ, हूं से ही काम चल जाता है। बाकी सबके साथ भी कुछ ऐसा ही होता हो शायद। मेरे बाल कट चुके थे लेकिन फिर भी उठने का मन नहीं कर रहा था। संडे था तो शाम को फिर से बाल कटाने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ था। जुम्मन भाई की कहानियां बदलती रही, कभी किसी की बहू तो कभी किसी की बेटी। मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया तो मैं वहां से दिल्ली चला गया। वहां जब भी बाल कटाने जाता तो जुम्मन मियाँ के किस्सों की याद आ जाती। इस बार जब दिवाली पर घर जाना था तो जानबूझ के बाल नहीं कटाए। सोचा जुम्मन मियाँ के यहाँ जाके बाल कटाऊंगा, इसी बहाने मोहल्ले भर का हाल मिल जाएगा। घर पर गया तो माँ से पूछा, मोहल्ले में क्या नया पुराना, दीक्षित जी की नई वाली बहू जिंदा है या वो भी चल बसी? माँ ने बताया,
दीक्षित जी को पोता हुआ है और बहुत ही अच्छी है नई वाली बहू। अगले दिन फुर्सत में जुम्मन मियाँ के पास पहुंचा। क्या मियाँ दिखते नहीं हो? बस क्या बताएं जुम्मन भाई, दिल्ली चले गए हैं, डॉक्टर बन जाएंगे 2-3 साल में। दीक्षित जी के क्या हाल हैं? मुझे आज भी दीक्षित जी के बारे में जानने की इच्छा थी और उनसे ज्यादा नई वाली बहू के बारे में जानने का मन था। दीक्षित जी का तो पूछो मत, उनकी पूरी ऐश हो रही है। क्यों, अब क्या हो गया? पहले तो बाल रंगवाने आते थे, नई वाली बहू आने के बाद से बाल रंगवाने नहीं आते। उनका नौकर बता रहा था बहू बड़ी सेवा करती है, वही रंग भी लगा देती है घर पर ही। तो इसमें क्या है जुम्मन मियाँ, बढ़िया ही है। सुना है पोता हुआ है उनको। हाँ सही सुना है मियाँ। अपनी बहू से कोई बाल रंगवाता है क्या? जुम्मन भाई ने उदास होते हुए कहा। अब ये मत बताना मुझे कि पोता होने में कुछ योगदान दीक्षित जी का भी है। ये बोलने के बाद हम दोनों ने जोर से ठहाका मारा। मैं बाल कटा के चलने लगा, तभी जुम्मन भाई ने एक लिफाफा पकड़ाया। बोले, यार दीक्षित जी के लड़के का छूट गया है। बाल कटवाने बैठा ही था कि तभी घर से फोन आया, लड़का बिस्तर से गिर गया है। जल्दबाजी में छूट गया, अभी खुला भी नहीं है। उधर से जा रहे हो, दे देना। किसी डॉक्टर की रिपोर्ट है। आप भी तो डॉक्टरी पढ़ रहे हो। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर मैंने लिफाफा खोलकर देखा। उस रिपोर्ट में जो लिखा था उसके मुताबिक दीक्षित जी का लड़का बाप बन ही नहीं सकता था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने रिपोर्ट दोबारा पढ़ी, तभी जुम्मन मियाँ ने पूछा, किस चीज की है? हम तो अंग्रेजी समझते नहीं है। कुछ नहीं है। किसी और को भी दिखाई है क्या आपने? नहीं मियाँ, आपने बताया डॉक्टरी पढ़ रहे हो तो दिमाग में आया, वरना हम तो भूल चुके थे। कोई बात नहीं, लाओ मैं पहुंचा देता हूँ दीक्षित जी के यहाँ। ये कहकर मैं सैलून से चल दिया। पुरानी वाली बहू इसीलिए शायद अच्छी नहीं थी क्योंकि वो दीक्षित जी के हिसाब से नहीं चली। नई वाली इसीलिए अच्छी थी क्योंकि पोता तो लाई ही, साथ में दीक्षित जी के हिसाब से भी चली। वो रिपोर्ट मैंने नाले में फेंक दी। अब जब भी कभी किसी के घर में किसी की बहू के मरने की खबर सुनता हूँ तो दीक्षित जी की बहू की याद आ जाती है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।